तो नेक्स्ट टर्म है हमारा मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। ठीक है, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। अब तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेट में जितने भी कैंडल पावर जा रही है, जितने भी इंटेंसिटी जा रही है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडल पावर मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इस प्लेन को मैंने बनाने की कोशिश करी है। क्या आप सब लोग समझ पा रहे हो? इस प्लेन को मैंने ऐसे बनाने की कोशिश करी बल्ब को काट के, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक। अब सबको क्लियर हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन मैं किसको बोल रहा हूं? ना मैं ऊपर बोल रहा हूं ना नीचे बोल रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल मतलब एक प्लेन रख दी मैंने एक। अब यहां पे अगर मैं इस साइड गया, मान लो ये मैं यहां पे हूं, तो अब बताओ ये 0 डिग्री पे था, अब उसके इधर 90 डिग्री, उसके इधर 180 डिग्री, इसके इधर लाइक 270 डिग्री, फिर से एक चक्कर। तो एक चक्कर अगर मैं बोलूं कि पूरा एवरेज निकालना है, तो क्या आपको नहीं लगता कि पूरा 360 डिग्री का सबका, सारे डायरेक्शन में जितने भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्रिएट हो रहे हैं सबका एवरेज ही क्या होता है? मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। समझ में आ गया? सारे डायरेक्शन में, बट वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होना चाहिए। समझ में आ गया? क्योंकि नॉर्मली जब ये मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर लोग समझते हैं ना, उसको पता है क्या समझते हैं कि लाइक या तो नीचे या तो ऊपर, नहीं, हॉरिजॉन्टल में, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में कितना लाइट क्रिएट हो रहा है उसका एवरेज, ना तो ऊपर ना तो नीचे। डन। जैसे देखो, ये आपको बल्ब दिख रहा है, ये बल्ब दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं कि इसको इधर प्लास्टिक से लगा दो, बंद कर दो, इधर भी प्लास्टिक से लगा करके बंद कर दो। तो अभी बताओ जो भी इल्यूमिनेशन निकलेगी सिर्फ यहां से निकलेगी। एक इसको आप क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल बोलोगे नहीं बोलोगे? इमेजिन कलर, अच्छा समझ गए कि नहीं? बोलो, इसको आप बोलोगे ना हॉरिजॉन्टल। और ये कितने डिग्री में होगा? ये कितने डिग्री में होगा? बताओ जरा, कितने डिग्री में होगा? 360 डिग्री। यस या नो? ये कितने में होगा? 360 डिग्री। तो चारों डायरेक्शन में जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एवरेज होगा, दैट इज मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। क्या अब आपको चीज एकदम क्लियर होगी? ठीक है, चलो अब आ जाओ डेफिनेशन पे, अब शायद अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज मीन ऑफ कैंडल पावर। कैंडल पावर मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? तो नंबर ऑफ ल्यूमेंस पर यूनिट सॉलिड एंगल। यस नो? नंबर ऑफ ल्यूमेंस पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज मीन ऑफ कैंडल पावर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऑल डायरेक्शन मतलब ये नहीं कि ऊपर भी ले लिया नीचे भी ले लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन के सारे डायरेक्शन में जो है, दैट इज व्हाट मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। डन। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, MSCP, MSCP। अब एक बार इमेजिन करो, क्या अब ये हॉरिजॉन्टल पे बात करेंगे या पूरे स्फीयर की बात करेंगे? टर्म्स देखो और बताओ, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट में बात करेंगे या पूरे स्फीयर की बात करेंगे? मतलब पूरे सोर्स की बात करेंगे, पूरे स्फीयर की बात करेंगे, मतलब सारे डायरेक्शन में। तो बताओ 2D में होगा 3D में होगा? 2D में होगा 3D में होगा? ये 3D में होगा। बट इसके पहले वाला किस में इमेजिन किया आपने? पहले इसके पहले वाला तो 2D में, क्योंकि वो प्लेन था। बोलो हाँ या ना? क्योंकि वो प्लेन था। बट ये किस में है? 3D, मतलब सारे डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जाओ आप। इस बल्ब, ये समझो, ये जो बल्ब यहां से निकल रही है ना, दैट इज व्हाट, दीज आर व्हाट, फ्लक्स। अब ये चारों डायरेक्शन में जाएंगी। यस या नो? तो चारों डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो बताना जरा, टोटल एंगल कितना हो जाएगा? चारों डायरेक्शन में अगर बात करें, इस सॉलिड एंगल कितना हो जाता है चारों डायरेक्शन में? बोलो, चारों डायरेक्शन में सॉलिड एंगल कितना हो जाता है? 4 पाई। बोलो हाँ या ना? चारों डायरेक्शन में कितना एंगल हो जाता है? 4 पाई। अगर चारों डायरेक्शन में 4 पाई हो जाता है, तो सिंपल सी बात है यार, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 4 पाई। बोलो हाँ या ना? सिंपल ना? अगर आप इसे इमेजिन कर पा रहे हो तो चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी, ट्रस्ट करो।
स्फेयर मतलब मीन स्फेयर मतलब स्फेयर के चारों तरफ, तो स्फेयर के चारों तरफ जितने भी फ्लक्स निकल रहे हैं उसका एवरेज लेना है, तो दैट इज व्हाट मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ कैंडल पावर, कैंडल पावर मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द थ्री डायमेंशनल स्पेस, सारे डायरेक्शन में। वहां पे क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेट था, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेट। बट यहाँ पे क्या है, स्फेयर, तो स्फेयर सारे डायरेक्शन में, 3D में बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि ये बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि टोटल फ्लक्स हमने सारे डायरेक्शन में, अब सारे डायरेक्शन में बात करें तो क्या हो जाता है, सारे डायरेक्शन में सॉलिड एंगल की बात करें तो क्या हो जाता है 4 पाई, इसलिए टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 4 पाई, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 4 पाई। या फिर आप ऐसे समझो, अगर मैं सिंपली पूछूं व्हाट इज कैंडेला पावर, कैंडेला पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ल्यूमेन डिवाइड बाय सॉलिड एंगल, बोलो हाँ या ना। अरे कैंडेला पावर इज अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, कैंडेला पावर इज अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, ल्यूमेंस डिवाइड बाई सॉलिड एंगल, यस या नो, ल्यूमेंस डिवाइड बाय सॉलिड एंगल। इसने क्या बोला, सारे डायरेक्शन में। अब सारे डायरेक्शन के लिए सॉलिड एंगल क्या हो जाता है स्फीयर के लिए 4 पाई, और ये ल्यूमेन मतलब टोटल फ्लक्स। क्या हमें ये अगली बार रटना पड़ेगा क्या, समझ गए ना, इमेजिन कर लिया कि नहीं। दैट इज कैंडल पावर, कैंडल पावर मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें याद है, तो ल्यूमन मतलब टोटल फ्लक्स, सॉलिड एंगल चारों डायरेक्शन में, दैट इज 4 पाई, दैट्स इट। क्या ये मीन स्फेरिकल कैंडल पावर सबको क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलिए, अगर आपने पुरानी चीजें समझी हैं, ये चीज आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। देखो जरा, मीन स्फेरिकल से क्या आ गया, हेमिस्फेयर, मतलब या तो ऊपर वाला पार्ट या तो नीचे वाला पार्ट, बोलो हाँ या ना। मी हेमिस्फेयर मतलब या तो ऊपर वाला पार्ट लेना हमने, या तो नीचे वाला पार्ट लेना, या तो ऊपर वाला पार्ट। अच्छा एक बात और, ये 2D में बात होगी 3D में बात होगी, जल्दी बोलो। ये जो बात हो रही 2D में 3D में, जब भी स्फीयर आ जाए समझ जाओ किसमें बात हो रही है, जब भी स्फीयर आ जाए समझ जाओ किसमें बात हो रही है, बोलो यार। 3D में, ठीक है, जब भी स्फीयर आ जाए समझ जाओ बात किसमें हो रही है, 3D में। तो मतलब एक बॉल लिया, उसी बीच में से काट दिया, अब वो जो ऊपर वाला पोर्शन है अगर वो कुछ ल्यूमिनस फ्लक्स दे रहा है तो उसी की बात करो, उसका एवरेज लेना है। अब एक बार सोच के देखो, जो पूरा स्फेयर था तो उसने सॉलिड एंगल बनाया था 4 पाई, तो बताओ जब वो आधा होगा तो कितना बनाएगा सॉलिड एंगल, आधा हेमिस्फेयर, जल्दी बोलो। अगर पूरा था तो 4 पाई बनाया, तो आधा कितना होगा 2 पाई। तो क्या सिंपल हमें फॉर्मूला याद हो गया कि अगर मीन स्फेरिकल आए तो टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 4 पाई, अगर मीन हेमिस्फेरिकल आ जाए तो टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 2 पाई, बोलो हाँ या ना। क्लियर है क्या, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ कैंडल पावर मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन, या तो अबव या तो बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यस नो, या तो ऊपर या तो नीचे ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, डन। तो MHSCP मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर, दैट इज व्हाट टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय 2 पाई। क्या अभी तक जो भी हमने तीन टर्म्स पढ़े हैं, क्या उसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है क्या हमें, बोलो यार। एक टर्म आया रिडक्शन फैक्टर, एक टर्म आया रिडक्शन फैक्टर। तो रिडक्शन फैक्टर है क्या, रिडक्शन फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ MSCP डिवाइड बाय MSCP, तो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर डिवाइड बाय मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, क्या हमें याद रहेगा, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर सारे डायरेक्शन में डिवाइड बाई सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे याद रख लेना। रिडक्शन फैक्टर इज व्हाट इन ऑल डायरेक्शन, और इसमें इसमें क्या था, इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन मतलब 2D या 3D, तो दैट इज 3D। और इसमें क्या,
इसमें भी ऑल डायरेक्शन बट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दैट इज इन 2D, ठीक है ना, दैट इज इन 2D। खैर, तो ये सारी चीजें। डेप्रिसिएशन फैक्टर, पहले इसको समझते हैं, डेप्रिसिएशन फैक्टर। अब एक बात बताओ, एक बल्ब आप लाए, पहले ऐसे एग्जांपल से समझो, एक बल्ब लाए, वो एकदम नया था, उस समय आपका रूम ज़्यादा ग्लो करेगा, या फिर वही बल्ब 1.5 साल 1 साल पुराना हो गया है और आपने कभी भी साफ सफाई नहीं करी है उस बल्ब की, उस समय ज़्यादा ग्लो करेगा? फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, कब ज़्यादा ग्लो करेगा? फर्स्ट केस में। ऑब्वियस सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन फैक्टर मतलब टाइम के साथ जब उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी होएगी, इल्यूमिनेशन होएगा, दैट विल रिड्यूस। तो कितना रिड्यूस होएगा वही बताता है आपको डेप्रिसिएशन फैक्टर। तो डेप्रिसिएशन फैक्टर इज व्हाट? इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, आइडियल केस। इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन मतलब डेली लाइफ में, ठीक है ना। तो आप बताओ किस केस में ज्यादा, और न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा? सिंपल सी बात बताओ, न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा? बोलो यार। न्यूमरेटर, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यस नो? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो डेप्रिसिएशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन टू द इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। अभी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन से आप कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे मान लो एक कोई ऐसी शॉप है जहां पे कारपेंटर का काम हो रहा होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कारपेंटर का काम होता है। अब उसने सुबह शॉप ओपन करी, तो उस टाइम पे माहौल एकदम सही था, सब कुछ सही था, ठीक है। उस समय आपने इल्यूमिनेशन नोट कर लिया, इल्यूमिनेशन नोट कर लिया, मान लो वो आ गया 800 लक्स। अब उसने 1 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे काम किए। अब वो जो कारपेंटर का काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डस्ट पार्टिकल इधर उधर उड़ करके उसका रूम पूरा गंदा हो जाएगा। तो उस टाइम जब वो इल्यूमिनेशन चेक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है 800 से कम आएगा, मान लो वो आ गया 400, मान लो आ गया 400। तो बताओ अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में कितना आया, 800 या 400? जल्दी बोलो, अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में कितना आया, 800 या 400? 400 आया। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस चीज से कंफ्यूज मत होना। 400 मतलब लाइक कि जो अपन नॉर्मल डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन को कब मैं रेफर कर रहा हूँ, जब आपका मौसम एकदम साफ है या फिर फॉगी वेदर है। जल्दी बोलो, फॉगी वेदर या सब कुछ एकदम मौसम साफ है, फॉगी वेदर, ठीक है। तो एवरीथिंग इज क्लीन, मतलब आप ऐसे याद रख लेना, डेप्रिसिएशन फैक्टर इज व्हाट, आइडियल अपॉन प्रैक्टिकल। ये चीजें बाद में बड़ी हेल्प करेंगी आपकी, क्योंकि मुझे पता है इन चीज़ों में फिर से आप कंफ्यूज हो गए। तो सिंपल क्या लिख लेना, आइडियल अपॉन प्रैक्टिकल। तो ऑब्वियस सी बात है, आइडियल में ज़्यादा इल्यूमिनेशन होगा, प्रैक्टिकल में कम इल्यूमिनेशन होगा। तो ये होता क्यों है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द डर्ट डस्ट एंड स्मोक ऑन द लैम्प्स, दे इमिट लेस लाइट एज कंपेयर टू व्हेन दे आर न्यू, ठीक है ना। तो उस बल्ब का डेप्रिसिएशन फैक्टर कम होता जाएगा टाइम के साथ, जैसे जैसे उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल बैठेंगे, और ऑब्वियस सी बात है इट विल बी ग्रेटर देन 1। क्या डेप्रिसिएशन फैक्टर क्लियर है? अब यहां पे एक टर्म आता है, अगर इस डेप्रिसिएशन फैक्टर को मुझे, ध्यान से सुनना, अच्छा, डेप्रिसिएशन फैक्टर शुड बी हाई और लो? जल्दी बोलो, डेप्रिसिएशन फैक्टर शुड बी हाई या लो? सोच समझ के बोलना, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं। डेप्रिसिएशन फैक्टर शुड बी हाई या लो? चलो, अब देखो, एक 800, एक 400, आइडियल कंडीशन में 800, आइडियल कंडीशन में 800, वर्किंग कंडीशन में 400। एक दूसरी शॉप है, सेम बल्ब लाया 800 और वर्किंग कंडीशन में है उसका 200,
वर्किंग कंडीशन में 200, तो इसमें आया कितना 800/4 2, और इसमें कितना आया 800/2 4। मतलब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा अगर वो उसकी वर्किंग कंडीशन में इल्यूमिनेशन 200 है, आपके अकॉर्डिंग ये होने वाला है। बोलो, ऐसा ऐसा चाहते हो आप कि वर्किंग कंडीशन में वो 200 इल्यूमिनेशन पे काम करे? क्या आप ऐसा चाहते हो? बोलो, तो क्यों हाई बोल रहे हो? हाँ, कि नियर टू द 1 होना चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोलो। इसलिए नहीं बता रहा कि तुम बिना सोचे समझे आंसर दे दो। अगर यही बोलना होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले ना लिखवा देता तुम्हें। ये जो मैंने एग्जांपल लिया, क्या आप नहीं सोच सकते इसे? बोलो यार, ये जो मैंने एग्जांपल लिया, क्या आप नहीं सोच सकते इस बात को? सोच सकते हो ना, इमेजिन कर सकते हो ना? ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ ना, गलती करके आ जाओगे, माइनस मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो। तो डेप्रिसिएशन फैक्टर शुड बी नियर टू द, मतलब व्हाट शुड बी द आइडियल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फैक्टर? आंसर इज 1। आंसर इज 1। आइडियल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फैक्टर दैट इज 1। आइड और हम क्या चाहेंगे? डेप्रिसिएशन फैक्टर शुड बी नियर टू द यूनिटी, नियर टू द यूनिटी। यस या नो? अब एक बात बताओ, अगर डेप्रिसिएशन फैक्टर है, बल्ब के ऊपर पार्टिकल जम गया, मतलब ऐसे डस्ट पार्टिकल आ गए, तो अगर आपको डेप्रिसिएशन फैक्टर नियर टू द यूनिटी लानी है तो आप क्या करोगे? जल्दी बोलो, बल्ब पे फोकस करो। बल्ब को साफ करोगे? बोलो हाँ या ना। साफ सफाई करोगे? तो वो जो साफ सफाई करोगे ना, दैट इज नोन एज मेंटेनेंस फैक्टर। दैट इज नोन एज मेंटेनेंस फैक्टर। तो मेंटेनेंस फैक्टर इज व्हाट? इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ डेप्रिसिएशन फैक्टर। यस नो? मतलब कितने मेंटेनेंस की जरूरत है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 800 पे था, मतलब 800 पे था, मतलब 800 मैक्सिमम मिल सकती थी, बट उसे 200 मिल रहा है, तो इसका मतलब कितना आया डेप्रिसिएशन फैक्टर? 4। तो अब यहाँ पे रिपेयर, मतलब रिपेयर की कितनी जरूरत है? मतलब 4 है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कोई वैल्यू 4 है, उसको मुझे 1 लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/4 से। बोलो हाँ या ना? अगर 4 है और मुझे 1 लाना है, 1 इज द आइडियल कंडीशन, तो बताओ 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस या नो? बोलो, तो अब बताओ, ये जो 1/4 है, क्या ये रेसिप्रोकल नहीं हुआ 4 का? तो 1/4 इज व्हाट? मेंटेनेंस फैक्टर। समझ में आ गया? 1/4 इज व्हाट? मेंटेनेंस फैक्टर। तो मेंटेनेंस फैक्टर इज व्हाट? 1 डेप्रिसिएशन फैक्टर। क्लियर होगी बात? ओके, तो मेंटेनेंस फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? 1 डेप्रिसिएशन फैक्टर। ठीक है, मेंटेनेंस फैक्टर इज व्हाट? 1 डेप्रिसिएशन फैक्टर। डन? ओके, अब यहाँ पे देखो यार, अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन फैक्टर की, तो अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फैक्टर, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फैक्टर। अब यहाँ पे देखो जरा, कैलकुलेट करना है यार जरा सब लोग, कितना आ रहा है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन फैक्टर? दैट इज 1.5। कैसे? कैसे? तो तो कितना था? 600 आफ्टर क्लीनिंग, दैट इज 600, और अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन दैट इज 400। कितना आ गया? 1.5। कितना? 3/2। ठीक है, 3/2। डन? अब एक बात बताओ, व्हाट इज मेंटेनेंस फैक्टर? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मेंटेनेंस फैक्टर, व्हाट इज मेंटेनेंस फैक्टर, तो दैट इज 2/3। ठीक है, दैट इज 2/3।
3। क्लियर है? तो मेंटेनेंस मतलब लाइक कि साफ करना ना, यस नो, मतलब साफ करके आप फिर से वहां तक पहुंच सकते हो। क्या? डेप्रिसिएशन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर दोनों क्लियर है हमें? चलो आगे बढ़ते। अब कुछ नए टर्म्स, मतलब अभी तक हमने कितने टर्म्स पढ़ लिए? सबसे पहले क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल करो, देखना नहीं है, जल्दी बोलो। सबसे पहले क्या पढ़ा था? शॉर्टकट में लिख दो आप, जरूरी नहीं पूरा लिखोगे ना। MHCP मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। सेकेंड टर्म क्या था हमारा? क्या उसके लिए हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा था? क्या हमने उसके लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा था MSCP के लिए? नहीं, ठीक है ना। बट अगर MSCP की बात करें, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, दैट इज व्हाट? फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो। टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पे जाएं, थर्ड पे जाएं, मीन क्या आया था? थर्ड पे जाएं तो क्या आया था? मीन हेमीस्फेयर कैंडल पावर, तो दैट इज व्हाट? टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय 2 पाई। फोर्थ टर्म बताइए, फोर्थ टर्म क्या पढ़ा था हमने? रिडक्शन फैक्टर, दैट इज व्हाट? रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, रिडक्शन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ MSCP डिवाइड बाई MHCP, ठीक है ना, याद रखना। हेमिस्फेयर नहीं है, ठीक है ना। स्फेरिकल डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल, स्फेरिकल डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल, डन। चलो वेरी गुड। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? दैट इज डेप्रिसिएशन फैक्टर, दैट इज डेप्रिसिएशन फैक्टर। तो व्हाट इज डिप्रिसिएशन फैक्टर? व्हाट इज डेप्रिसिएशन फैक्टर? तो अंडर आइडियल कंडीशन डिवाइड बाई वर्किंग कंडीशन, ऐसे लिख लेना। आइडियल कंडीशन प्रैक्टिकल या फिर वर्किंग, ठीक है ना, आइडियल अपॉन प्रैक्टिस, या फिर ऐसे कि एकदम क्लीन हो और डिवाइड बाई वर्किंग, क्लीन हो डिवाइड बाई वर्किंग। एंड व्हाट इज मेंटेनेंस फैक्टर? तो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? डेप्रिसिएशन फैक्टर, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है, ओके। कितना, लाइक यूटिलाइजेशन मतलब सिंपल सा दिमाग में वर्ड आना चाहिए, दैट इज व्हाट, कि हम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, यस नो। तो सोर्स कितना दे रहा है डजंट मैटर, हम उसका कितना पोर्शन यूटिलाइज कर रहे हैं यही बताता है हमें कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइज, यस नो। तो लाइट और ल्यूमेंस यूजफुली यूटिलाइज्ड डिवाइड बाय लाइट और ल्यूमेंस इमिटेड बाय द सोर्स, यस नो। जैसे आप एक सिचुएशन दो, आप एक सिचुएशन लो, ओके। देखो यार, तो अगर मैं बोलूं कि एक बल्ब यहां पे लगाया सेम कैपेबिलिटी का, और एक बल्ब यहां पे लगाया सेम कैपेबिलिटी का, ठीक है ना, नो डाउट इसकी हाइट मान लो 10 मीटर है और इसकी हाइट मान लो 5 मीटर है, सेम बल्ब है, सेम बल्ब है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ, मान लो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, और पढ़ने में हेल्प कौन कर रहा है? इस बल्ब की इल्यूमिनेशन, इस बल्ब की इल्यूमिनेशन, सेम बल्ब है। तो अभी आप बताओ कि कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन किसका ज़्यादा है, फर्स्ट का सेकंड का? कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन किसका ज़्यादा है, फर्स्ट का सेकंड का, ए का बी का? सोच समझ के आंसर देना है। दोनों का सोर्स सेम है, दोनों सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। तो आपको देखने में जो हेल्प कर रहा होगा लाइट, दैट इज
यूटिलाइज्ड इल्यूमिनेशन। अब बताओ देखने में आपको कंफर्टेबल जोन में आप किस में रहोगे, फर्स्ट में सेकंड में? जल्दी बोलो, किस में ज्यादा होगा? सेकंड में ना, क्योंकि इसकी हाइट कम है। तो मतलब आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज ज्यादा, अब देखो ना, उसकी एक तरीके से ज्यादातर इंटेंसिटी आपके पास आ रही होगी, क्योंकि रूम छोटा सा है। बोलो हाँ या ना? ज्यादातर ल्यूमेंस आपके पास आ रहा होगा, तो रूम छोटा सा है, क्योंकि सोर्स तो सेम है, बट इसमें बड़ा रूम है तो कहीं ना कहीं इसका बहुत जगह जगह फैल रहा होगा। तो अब बताओ ज्यादा यूटिलाइज आप किसको कर पा रहे हो? सेकेंड वाले केस में ना, यस या नो? तो यहाँ पे अब क्योंकि लाइट और ल्यूमेंस यूजुअली यूटिलाइज, तो सेकेंड केस में हम ज्यादा यूटिलाइज कर पा रहे थे, और जो डिनोमिनेटर था दैट इज सेम फॉर बोथ ना, यस नो? दैट इज सेम फॉर बोथ ना, इस केस में जो मैंने एग्जांपल लिया है। क्लियर है क्या? तो लाइट आर ल्यूमेंस यूजुअली यूटिलाइज्ड डिवाइड बाई लाइट आर ल्यूमेंस इमिटेड बाय द सोर्स। ठीक है ना? इमिटेड बाय द सोर्स। जैसे अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर एक टॉर्च है आपके हाथ में, एक टॉर्च है आपके हाथ में, आप उससे जमीन पे गिरी हुई कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं, तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बट अगर वही टॉर्च की लाइट आप एयर में, लाइक कि ऐसे मतलब स्काई की तरफ आप कर रहे हो, तो क्या आप उसे यूटिलाइज कर रहे हो? क्या कुछ दिख रहा है क्या वहां पे? बोलो यार। तो इस मतलब क्या है कि अगर आप मतलब आपको सिर्फ वही लाइट कंसीडर करना है जिसको आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो, डजंट मैटर यार पहले भी उतना तेज ग्लो कर रहा था, सेकंड केस में भी उतना तेज ग्लो कर रहा था, यस या नो? तो दैट इज मीनिंग ऑफ व्हाट? यूटिलाइजेशन। अच्छा, क्या यूटिलाइजेशन? अब जैसे, या फिर एक बात और, एक तीसरा एग्जांपल समझो। अगर अगर बल्ब है काफी दिन से नहीं यूज हो रहा, मतलब यूज क्या, मतलब ऐसे डस्ट पार्टिकल आ गए, तो अब उसने जितना, जब वो नया था तब भी उतना ही ल्यूमेंस दे रहा था जितना वो पुराना हो गया तब दे रहा है। बोलो हाँ या ना? ल्यूमेंस तो उतना ही निकल रहा है ना। वो बात अलग है कि जो डस्ट पार्टिकल हैं वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, यस या नो? तो सेकेंड केस में यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा? कम। जब उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे, यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा ना। तो सेकेंड केस में कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डन? तो क्या हो गया? हाँ, तो coefficient of utilization is what? Light or lumens usually utilized divided by light or lumens what emitted by the source। ठीक है? लाइट और ल्यूमेंस यूजुअली यूटिलाइज्ड डिवाइड बाय लाइट और ल्यूमेंस इमिटेड बाय द सोर्स। डन? अभी बताओ कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन एक से ज्यादा होगा कम होगा? जल्दी बोलो, एक से ज्यादा या कम? बोलो। कम। तो लेस देन 1, लेस देन 1, क्योंकि हम अगर आइडियल वैल्यू 1 कर सकते हैं, और अगर देखा जाए तो इसकी, क्या इसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है क्या कभी? क्या इसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है? यार जितना जितना वो देगा उतना ही यूटिलाइज कर सकते हो ना। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकली मतलब हम कोशिश क्या करेंगे, एक के करीब पहुंचने की। ठीक है ना? हाँ, आइडियल केस में 1। तो अब किस पे डिपेंड करता है कॉफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, कि दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम या इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, क्या होता है अभी बात करेंगे। दूसरा क्या है? टाइप्स ऑफ फिटिंग, कि आप उसे कैसे यूज कर रहे हो। जैसे एक बल्ब है, एक रूम है, अब सिंपल इमेजिन करो, आपको चाहिए कि फर्श एकदम क्लियर दिखे। किस केस में ज्यादा दिखेगा? जब उसे आप साइड वाले दीवार में लगाओगे, या जब एकदम ऐसे लाइक कि एकदम टॉप पे लगाओगे, छत पे लगाओगे, रूफ पे? बोलो यार। टॉप पे। तो कहीं ना कहीं बल्ब तो सेम है बट टाइप ऑफ फिटिंग पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। बोलो हाँ या ना? आगे बात समझ में? ठीक है? ओके, तीसरा, इट्स हाइट एंड कलर ऑफ द वॉल्स
बहुत मैटर करता है ना कलर, कलर भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अगर आप क्या बोलते कि एक बल्ब जलाओ और आप क्या करो, आप दीवार, जो दीवार है उसका कलर पूरा ब्लैक कर दो, पूरा ब्लैक कर दो, तो क्या आपको सारी चीजें दिखेंगी क्या? मतलब क्या उतना लाइट क्रिएट होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लैक कलर होता है वो क्या लाइट को रिफ्लेक्ट करता है क्या? लाइट को सारा का सारा क्या कर लेगा वो? अब्जॉर्ब कर लेगा। यस या नो? कि यही वजह है कि किसी को कितना भी कलर ब्लैक चाहे जितना भी पसंद हो, होता है ना कई लोग के फेवरेट कलर होते हैं, कितना भी पसंद हो, बट उस दीवारों पे कभी ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। यस या नो? दीवारों पे कभी भी ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, डन। तो तो आगे देखते। तो इट्स हाइट, और वही बात हाइट पे डिपेंड करेगा कि आप छोटे मतलब कितने हाइट पे लगा रहे हो लाइट को, छोटे हाइट पे या फिर बड़े हाइट पे, ठीक है ना? वो उस पे भी डिपेंड करेगा। और इसकी वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है? 0.4 से 0.6, 0.4 से 0.6। डन। लिख लिया सारा पॉइंट? आगे बढ़ जाए। लेस देन वन लिख लेना, आइडियली वन लिख देना, आइडियली वन लिख देना। हम्म। तो देखो यार, नेक्स्ट आपका क्या है? रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर। अब अब इतना लाइक नाइन्थ क्लास में लाइट चैप्टर होता है, यस या नो? तो जो आपका लाइट यहाँ पे आता है, उसके बाद कुछ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। यस या नो? कुछ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। और कुछ क्या होता है? लाइक कि रिफ्रैक्ट, या फिर कहीं ना कहीं उस सरफेस के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अभी मैं अब्जॉर्ब वर्ड यूज करूंगा क्योंकि मुझे लाइट को बताना है। बोलो हाँ या ना? समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे मतलब एक तो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एक तो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और दूसरा क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। ये आपका लाइट सोर्स है, ये आपका लाइट सोर्स है। डायग्राम पे मत जाना, लाइट सोर्स है, ठीक है ना? अब वहां पे, वहां से सोर्स, वहां से क्या आ रहा है? लाइट आ रही है, ठीक है ना? वहां से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। अब इसके बाद किसी भी सरफेस पे जाएगी, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पोर्शन अब्जॉर्ब हो जाएगा। आप बताओ सिंपल, आप क्या चाहते हो? किसी भी सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो या अब्जॉर्ब हो जाए? बोलो आप क्या चाहते हो? आप यही चाहोगे कि क्या हो? रिफ्लेक्ट हो। यस या नो? ताकि चीजें अच्छे से दिख जाएं। अब्जॉर्ब कम चाहोगे। तो जितना, एक मिनट, हम्म, तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हमें बताएगा रिफ्लेक्ट फैक्टर, और कितना पोर्शन अब्जॉर्ब हो रहा है वो हमें कौन बताएगा? अब्जॉर्ब फैक्टर। मतलब यहाँ पे दो डिफिनीशन हमारे सामने आने वाली है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट फैक्टर पे बात करते हैं। सॉरी, रिफ्लेक्शन फैक्टर। व्हाट इज रिफ्लेक्शन फैक्टर? तो रिफ्लेक्शन फैक्टर इज व्हाट? रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइड बाय इंसिडेंट लाइट। देखो, इंसिडेंट लाइट इज व्हाट? दिस इज इंसिडेंट लाइट और दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, मान लो यहाँ से जो भी आया कैंडेला, ठीक है ना, कैंडेला पावर, मान लो यहाँ से जो भी आया उसमें से थोड़ा बहुत क्या होगा? अब्जॉर्ब होगा और कुछ रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय इंसिडेंट लाइट। तो रिफ्लेक्शन फैक्टर शुड बी हाई या लो? जल्दी बोलो। रिफ्लेक्शन फैक्टर शुड बी हाई। यस या नो? ठीक है, तो जैसे इसीलिए नॉर्मली सब सब अपने रूमों को किस रूम को नॉर्मली किसके आसपास कलर करवाते हैं?
जिसकी रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होती है। कौन से कलर की रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होती है? व्हाइट। यस या नो? सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन किसकी होती है? व्हाइट की। हमारी बात समझ में? और नॉर्मली जैसे कि जहां पे हम चाहते हैं कि ज्यादा कलर, ज्यादा लाइट ना रहे, वहीं पे अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई ग्रीन करवा लेता है, कोई मतलब उस तरीके से। खैर ये एब्जॉर्प्शन फैक्टर, ठीक है। अब ऐसा कब होता है? देखो पहले तो ये समझो डेफिनेशन। जैसे ऐसा कब होता है? जैसे मान लो एटमॉस्फेयर है, उसमें स्नो है या स्मोक है, तो काफी लाइटें क्या करी जाती हैं? अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं उस स्मोक पार्टिकल या उस डस्ट पार्टिकल के द्वारा। यस या नो? कुछ लाइटें क्या करी जाती हैं, जो रेडिएशन होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनको वो जो डस्ट पार्टिकल है अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखने को मिलेगी या नंबर ऑफ ल्यूमेंस मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिड्यूस। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो ऐसे केस में तो ऑब्जर्वेशन फैक्टर क्या होता है? नेट ल्यूमेंस ऑन वर्किंग सरफेस डिवाइड बाय ल्यूमेंस इमिटेड बाय द लैंप। ठीक है, ल्यूमेंस इमिटेड बाय द लैंप। समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन का पॉइंट आ सकता है आपके दिमाग में। क्या? कि रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या था? रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइड बाय इंसिडेंट लाइट। यस या नो? तो सर ऑब्जर्वेशन फैक्टर अब्जॉर्ब्ड डिवाइड बाय टोटल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल ए बल्ब है यहाँ पे, ठीक है ना? बल्ब है। अब यहाँ से 400 लक्स, लक्स इज ए यूनिट ऑफ, छोड़ो लक्स तो नहीं, कैंडेला, मीटर कैंडेला की बात करते हैं, 400 कैंडेला। ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली लाइट निकली। अब ये पूरा धूल पार्टिकल इस तरीके से सारी चीजें थी। अब यहाँ पे पहुंचा सिर्फ और सिर्फ 200 कैंडेला। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर सिंपली ल्यूमेन, 400 ल्यूमेन यहाँ से चला था, 400 ल्यूमेन यहाँ पे चला था, 200 ल्यूमेन यहाँ पे पहुंचा। बाकी 200 कहाँ गए? बाकी 200 कहाँ गए? वो जो डस्ट पार्टिकल थे, एयर पार्टिकल थे, उन्होंने क्या कर लिया? अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है ना? 400 चले थे, 200 ही पहुंचे। तो बताओ अब्जॉर्प्शन, चलो अभी तो सेम आ जाएगा। मान लो 300 पहुंचे, मान लो 300 पहुंचे, मान लो 300 पहुंचे। चलो बताओ व्हाट इज अब्जॉर्प्शन फैक्टर? जल्दी बोलो, व्हाट इज अब्जॉर्प्शन फैक्टर? दिमाग मत लगाना ज़्यादा, जो अभी पढ़ा है वही करना है। व्हाट इज अब्जॉर्प्शन फैक्टर? बोलो। दैट इज, क्या कर रहे हो? 300 डिवाइड बाई 400 ना, 3/4, दैट इज 0.75। मतलब पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, दिमाग मत लगाना ज्यादा। साफ साफ तो लिखा था यहाँ पे, नेट ल्यूमेंस ऑन वर्किंग फ्लक्स डिवाइड बाई ल्यूमेंस इमिटेड बाय द लैंप। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि हमारे लिए मैटर ये नहीं करता कि अब्जॉर्ब कितना हो गया, हमारे लिए मैटर ये करता है कि पहुंच कितना रहा है। सर फिर अब्जॉर्प्शन फैक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो खत्म हो रहा है वो अब्जॉर्ब होने की वजह से हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? बोलो यार, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कितना अब्जॉर्ब हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, तो हमें तो उससे मतलब है ना जितना पहुंच रहा है। सर अब्जॉर्प्शन फैक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अब्जॉर्ब होके खत्म हो रहा है। तो 300/4, 100 अब्जॉर्ब हो गया, दैट इज ओके, दैट इज ओके, बट उसको अपन, वो हमारे काम का नहीं है डाटा, वो हमारे काम का डाटा नहीं है। ठीक है। तो नेट ल्यूमेंस ऑन वर्किंग सरफेस डिवाइड बाई ल्यूमेंस इमिटेड बाय द लैंप। क्लियर है? तो व्हेन द एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ स्नो और स्मोक फ्यूम्स, इट अब्जॉर्ब सम लाइट, इट्स वैल्यू वेरीज बिटवीन 0.5 to 1। ठीक है ना? क्लियर?
अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप कार या फिर बाइक ड्राइव करते हो विंटर के सीजन में, तो उस समय अब्जॉर्प्शन फैक्टर हाई होता है लो होता है? जल्दी बोलो। हाई होता है लो होता है? ऑब्जर्वेशन फैक्टर हाई होता है लो होता है? सोच समझ के आंसर देना। पहले ही बता रहा हूं। पहले आप इमेजिन इमेजिन करो सिचुएशन को, फिर आंसर देना, नहीं फिर गलती करोगे। उस समय ऑब्जर्वेशन फैक्टर क्या होता है? बोलो। जब आप कार लेके या फिर बाइक लेके जा रहे हो, तो उस समय ऑब्जर्वेशन फैक्टर क्या होता है? लो होता है। अब हाई आप तब इमेजिन करोगे जब आपको लगेगा सर ज्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है। क्या हम कितना ऑब्जॉर्व कर रहा है वो हमारे फॉर्मूले में है? बोलो। क्या कितना ऑब्जॉर्व कर रहा है वो हमारे फॉर्मूले में था? जल्दी बोलो। नहीं ना। हमें तो सिर्फ उस डाटा से मतलब है कि कौन पहुंच रहा है। क्लियर है यार साहिल? हमें सिर्फ उस डाटा से मतलब है कि कितना पहुंच रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए जो अब्जॉर्प्शन फैक्टर है, दैट इज व्हाट? नेट ल्यूमेंस ऑन वर्किंग सरफेस। ओके। देखो, जैसे मान लो आप बाइक लेके जा रहे हो, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक तो क्लीन वेदर है, ठीक है? क्लीन वेदर है, क्लीन वेदर है। इसने 800 800 ल्यूमेंस क्रिएट किया, और मान लो पूरा का पूरा आपको रास्ता दिखाने में हेल्प कर रहा है। 800, ठीक है? तो क्लीन वेदर में 800 आपका बाइक एलिमिनेट मतलब इमिट कर रहा है, और 800 पूरा का पूरा यूटिलाइज हो रहा है रास्ता दिखाने में। अभी यहाँ पे मौसम खराब हो रखा है, विंटर का टाइम है, पूरा फॉगी सिचुएशन हो रखी है। इसने अब भी कितना इमिट किया होगा? 800। बट मान लो कि ऐसे लगभग 300 जो है ल्यूमेंस अब्जॉर्ब कर लिया गया फॉग के द्वारा। तो मतलब यहाँ पे कितना पहुंचा? 500। कितना पहुंचा? 500। अब जब का सब कुछ सही था, तो कितना था पहुंच, कितना रहा था? 800। वर्किंग सरफेस इज व्हाट? जिसको रास्ता, रास्ता वे। तो 800 पहुंच रहा था, 800 निकल रहा था, तो ऑब्जर्वेशन फैक्टर वाज 1 जब का सब मौसम सही था। अब इस सिचुएशन में देखो कितना है, जब मौसम खराब हो रखा है तो 500, क्योंकि जितना पहुंच रहा है वर्किंग सरफेस पे, जितना पहुंच रहा है 500 डिवाइड बाई 800, कितना हो गया? 5/8। तो देखो जरा, पहले 1 था, अभी 5/8 हो गया, विच इज लेस देन 1 ना। तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन फैक्टर लेस देन 1 हो जाएगा अगर वेदर डस्ट आंधी तूफान है या फिर फॉगी मौसम है। बोलो हाँ या ना। समझ में आया सबको? ठीक है, चलो। तो ऑब्जर्वेशन फैक्टर, हाँ, इट वेरीज फ्रॉम 0.2 टू 1। 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना? कि आपकी बाइक का लाइट के ही बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है? तो 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो 0.5 से 1। चलिए, ऑब्जर्वेशन फैक्टर भी समझ में आ गया हमें। रिफ्लेक्शन फैक्टर, ऑब्जर्वेशन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर शुड बी हाई या लो? जल्दी बोलो। रिफ्लेक्शन फैक्टर शुड बी हाई या लो? इट शुड बी हाई। ऑब्जर्वेशन फैक्टर शुड बी हाई या लो? ऑब्जर्वेशन फैक्टर शुड बी हाई या लो? मतलब लो हो गया, इसका मतलब लो चाहिए भी है। मतलब आप चाहते हो एक्सीडेंट हो ही जाए, फिर आप चाहते हो एक्सीडेंट हो ही जाए। आप ये चाहते हो कि अगर 800 है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 100 पहुंचे। 100 पहुंचे, पता नहीं कितने लोग को ठोक दोगे तब तक। तो कितना? 100/800 कितना हो गया? 1/8। ये क्या है? वेरी लो। तो क्या ये सही बात है? सही अच्छी सिचुएशन है क्या? आप जा रहे हो, आपको जितनी आपके लाइट की इंटेंसिटी है उसका सिर्फ 1/8 मिल रहा है, 1/8 मिल रहा है, तो पता नहीं कितने एक्सीडेंट कर दोगे।
तो अब्जॉर्प्शन फैक्टर शुड बी हाई या लो? हाई एंड नियर टू द यूनिटी, हाई एंड नियर टू द यूनिटी, एग्जैक्ट लाइन लिखो ना। हाई लिख दोगे तो बोलोगे सर 10-15 हो जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हाई एंड नियर टू द यूनिटी, समझ में आ गई बात? सब एग्जाम्पल से समझो यार, कुछ भी मतलब मैं तो रटवा ही नहीं रहा तुम्हें, सारी चीजें सारी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसी बातें चल रही जो कि अननोन तरीके से जा रही। ठीक है, चलिए। तो अब्जॉर्प्शन फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अब्जॉर्ब्ड लाइट, हाँ बोल सकते हो। क्योंकि ऐसे देखो ना, मान लो ये 500 पहुंचा, 500/800, तो अब्जॉर्ब लाइट कितना है 300। मान लो एक 400 पहुंचा, 400/800, तो अब्जॉर्ब लाइट कितना है 400। तो जब जैसे जैसे अब्जॉर्प्शन फैक्टर लो हो रहा है, वैसे वैसे अब्जॉर्ब्ड लाइट बढ़ रहा है। तो ये लाइन एग्जैक्टली सही है कि अब्जॉर्प्शन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अब्जॉर्ब्ड लाइट। ये लाइन सब लोग लिख लो, कंफ्यूजन दूर करेगा आपकी। अब्जॉर्प्शन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अब्जॉर्ब्ड लाइट, मतलब अब्जॉर्ब्ड लाइट जितनी ज्यादा है, अब्जॉर्प्शन फैक्टर उतना, जल्दी बोलो, अब्जॉर्ब्ड लाइट जितनी ज्यादा है, अब्जॉर्प्शन फैक्टर उतना ही कम होगा। बोलो हाँ या ना? वेस्ट लाइट फैक्टर, वेस्ट लाइट, कई बार क्या होता है कि हम एक ही रूम में ना, जैसे कि ढेर सारे बल्ब लगा देते हैं, ढेर सारे बल्ब लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें लगता है, जैसे आप ऐसे समझो, इस बात को आप ऐसे समझो, एक बल्ब है, इसने 800 ल्यूमेंस क्रिएट करा, एक बल्ब है दूसरा, ये भी 800 ल्यूमेंस क्रिएट कर रहा है, ये अपनी अपनी जगह 800 क्रिएट कर रहे हैं। बट जब इन दोनों को एक साथ लगा दोगे तो आइडियली कितना लाइट करना चाहिए, आइडियली कितना करना चाहिए, ल्यूमेंस कितने आने चाहिए आइडियली? 1600, बोलो हाँ या ना? आइडियली कितने आने चाहिए? 1600। बट होता क्या है कि जब आप इन दोनों को एक साथ लगा दोगे ना, तो एक दूसरे का कुछ ल्यूमेंस कैंसिल आउट कर देंगे। अब जितने पोर्शन को कैंसिल आउट करते हैं, दैट इज वेस्ट लाइट फैक्टर। समझ में आया? बोलो यार, जितने पोर्शन को कैंसिल आउट करते हैं, दैट इज वेस्ट लाइट फैक्टर। क्लियर है? तो देखो यहां पे, तो ये पिक्चर में कब आएगा? जब एक से ज्यादा सोर्सेज होंगे, यस या नो? ये पिक्चर में कब आएगा? जब एक से ज्यादा सोर्सेज होंगे। तो व्हेन सरफेस इज illuminated by a number of lamps, there is certain amount of wastage. When surface is illuminated by a number of lamps, there is certain amount of wastage due to overlapping of light waves. ठीक है ना? एंड इसकी जो वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? 1.2 से 1.5 तक। अगर अगर ऐसा ना होता, शायद इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाए, अगर ऐसा ना होता तो क्या आपको नहीं लगता कि हम जो जब भी बल्ब लगाते किसी बड़े रूम में, एक जगह लगा देते, अगर हम एक ही जगह लगा देते, तो मुझे अगर इंटेंसिटी सबकी अपनी अपनी है, तो क्या आपको सब जगह अच्छे से नहीं दिखना, उतना ही दिखना चाहिए जितना अलग अलग जगह लगाने से दिखता है? बोलो हाँ या ना? अगर वो सिंपली ऐड होता, तो क्या हम ये भी तो कर सकते थे ना, एक ही जगह सारा लगा देते? यस या नो? हम 10 के 10 लाइट एक ही जगह लगा देते। क्यों नहीं लगा रहे एक जगह? क्योंकि हमें पता है कि वो पास पास रहेंगे तो सारे एक दूसरे की लाइट को कैंसिल आउट कर देंगे, और हमें जो क्लास का जो लास्ट वाला पॉइंट है वहां अब भी नहीं दिखेगा। क्या इस एग्जाम्पल से सब लोग रिलेट कर पा रहे हो? क्योंकि वो आपस की एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है?
बट हाँ, अगर ऐसा है कि एक लाइट आप बाहर यहाँ पे लगाया, एक लाइट पीछे लगाया, एक लाइट, मतलब सबकी आप कैपेबिलिटी यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। आगे देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल आता है, दैट इज व्हाट, कि नंबर ऑफ लैम्प्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ लैम्प्स रिक्वायर्ड। जैसे कई बार होगा ना, आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, क्या क्या दे देगा, क्या क्या दे देगा, कि मुझे इतनी, ध्यान से सुनना है, इस फॉर्मूले को ध्यान से सुनना आप ना, मतलब पहले समझ लो फिर लिख लेना। आपसे ये बोला जाएगा कि मुझे कितनी इल्यूमिनेशन चाहिए। अच्छा, इल्यूमिनेशन कितनी चाहिए किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बोलो, इल्यूमिनेशन कितनी चाहिए ये किस पे डिपेंड करता है, कि हम टास्क क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, बोलो हाँ या ना, हम टास्क क्या परफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक, जैसे स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम में अपन बहुत ज़्यादा लाइट नहीं देखते, लाइक बहुत ज़्यादा लाइट, लाइक ठीक है हमें चीज़ें दिख जाएं बस, यस या नो। बट अगर उसी रूम में हमें पढ़ना होगा तो हम थोड़ा सा लाइट बढ़ाएंगे, बोलो हाँ या ना। उसी रूम में पढ़ना होगा तो हम थोड़ा सा लाइट बढ़ा देंगे। बट हमें कोई ऐसा टास्क करना है, मान लो उसी में हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, उसी रूम में वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो मुझे लाइट को और बढ़ाना पड़ेगा, इल्यूमिनेशन को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, यस या नो। जैसे कि आप अपने क्लासरूम में देखते हो, यार हमने लाइटें इसलिए नहीं मतलब लाइटें क्यों लगवानी पड़ी, क्योंकि हमने पहले तो कम में मतलब एक दो लगाई थी, कुछ मतलब कि कुछ क्वालिटी आई नहीं रही थी, वो जो कैमरा है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही थी। फिर हमने दो चार और, दो तीन और लगवा दी, फिर भी नहीं हो रही थी, तो फिर हमें जब मतलब लगवाना पड़ा बेसिकली, ठीक है ना। तो अब जाकर के लाइक की चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो कहने का मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है अब जाके कंप्लीट हुई, इल्यूमिनेशन रिक्वायरमेंट की। समझ में आया नहीं। हाँ, शूटिंग में, तो कहने का मतलब वो जो इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, टास्क पे। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें पता होना, हमें पता होगा कि कितनी हमें इल्यूमिनेशन चाहिए, ठीक है। अगर मान लो हमें पता है कि कितनी इल्यूमिनेशन चाहिए, दैट इज ई, नंबर ऑफ, सॉरी, इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड। व्हाट इज, व्हाट इज यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, सॉरी व्हाट इज, हाँ व्हाट इज द यूनिट, यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेंस एक ही बात है, जल्दी बोलो, लक्स, दैट इज लक्स, इनटू, इनटू, अब एरिया क्या है, एरिया एट वर्किंग प्लेन, या एरिया ऑफ वर्क एट वर्किंग प्लेन हाइट, ठीक है ना, मतलब हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, क्लियर है, एरिया मतलब उसकी हाइट कितनी है, डन। उसके बाद एवरेज ल्यूमिनस फ्लक्स फ्रॉम ईच लैंप, मतलब एक लैंप, एक ल्यूमिनस फ्लक्स कितना लैंप दे रहा, मतलब सॉरी, एक जो ट्यूबलाइट है कितना ल्यूमिनस फ्लक्स देगा, वो रेटिंग लिखी होती है, बोलो हाँ या ना। जब भी आप ट्यूबलाइट लेने जाओगे या फिर कोई बल्ब लेने जाओगे तो उसके ऊपर ल्यूमेन लिखा होता है, बोलो हाँ या ना, देखा है कभी, ल्यूमेन लिखा होता है ना। तो दैट ल्यूमेन इज व्हाट, बेसिकली ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स। अच्छा एक बात और, जितना ज्यादा वॉट का बल्ब होगा उतना ज्यादा उसकी ल्यूमिनस फ्लक्स होगा या नंबर ऑफ ल्यूमेंस होगा, यस या नो। जितना ज्यादा वॉट का बल्ब होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, ल्यूमिनस फ्लक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई वोल्टेज तो फिक्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई वोल्टेज तो फिक्स है, तो एवरेज ल्यूमिनस फ्लक्स फ्रॉम ईच लैंप, डन। व्हाट इज यू एफ, यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला बताना जरा, यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला, जल्दी बोलो, कितना यूटिलाइज कर रहे थे डिवाइड बाई कितना निकल रहा था टोटल, यस या नो। यूज्ड डिवाइड बाई इंसिडेंट, हाँ मतलब कितना लाइट इमिट कर रहा था, कितना हम यूटिलाइज कर रहे थे और कितना ल्यूमेंस निकल रहा था, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जिस डायरेक्शन में लाइट चाहिए, जिस डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करके मैंने बल्ब लगा दिया, तो क्या हम उसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं,
जल्दी बोलो। उसके जस्ट अपोजिट लगा दिया बल्ब, लाइक उसकी जो मेन फोकस है वो अपोजिट में कर दिया, तो इसका मतलब हम उसके पूरे ल्यूमेंस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए यूटिलाइज फैक्टर बहुत जरूरी हो जाता है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर इट शुड बी हाई या लो, यूटिलाइजेशन फैक्टर शुड बी हाई या लो, जल्दी बोलो। ऑब्वियसली हाई ना, ऑब्वियसली हाई, क्योंकि जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा उतने ही नंबर ऑफ लैंप्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। अगर आप बल्ब को सही जगह प्रॉपर जगह लगाओगे तो नंबर ऑफ लैंप रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम ना, यस या नो। आपको ज्यादा बल्ब थोड़ी लगाना है यार, पैसे भी तो लगेंगे, पैसे तो मतलब पैसे भी लगेंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगी, वरना क्या था हमें, लाइक सारे बल्ब हम 10 एक ही जगह लगा सकते थे, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अच्छे से, यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे, उसके अलावा अलावा वेस्ट लाइट फैक्टर भी क्या हो जाएगा, मतलब वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगा, यस नो, वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, यूटिलाइजेशन फैक्टर डिवाइड बाई मेंटेनेंस फैक्टर, डिवाइड बाई मेंटेनेंस फैक्टर। तो जब भी आपको मतलब आप अगर कोई बोले कि यार इसमें कितने बल्ब लगवाने चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, बस क्या है, उससे आप ये पूछ लेना, उससे आप ये पूछ लेना क्या कि कितने की इल्यूमिनेशन चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्लियर है यार, सबको याद करना है इस फॉर्मूले में, ये क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ लैम्प रिक्वायर्ड इज व्हाट, इल्यूमिनेंस लेवल इनटू एरिया एट वर्किंग प्लेन हाइट डिवाइड बाई एवरेज ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है, इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है। आप याद कर लेना ना, ठीक है। हाँ, इसमें मान लो आपको ये चीज कंफ्यूज कर सकती क्या ऊपर था क्या नीचे था, एक बार उसके लिए देख लेते हैं। मान लो आपके टर्म याद आ गए कि यार इल्यूमिनेशन पे डिपेंड करता था, रूम के एरिया पे डिपेंड करता था, यूटिलाइजेशन फैक्टर पे डिपेंड करता था, मेंटेनेंस फैक्टर पे डिपेंड करता था, और एवरेज ल्यूमिनस फ्लक्स पे डिपेंड करता था। अब आपको ये समझना है कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो जरा, जितना ज़्यादा इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी उतना ज़्यादा बल्ब लगेगा, बोलो हाँ या ना। जितना ज़्यादा रूम में इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी उतना ज़्यादा बल्ब लगेगा, यस या नो। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं चाह रहा हूं कि फॉर्मूले आपको याद हो जाए। अब बताओ, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ लैंप रिक्वायर्ड क्या होगा, ज़्यादा या कम। अगर रूम का एरिया बड़ा है तो नंबर ऑफ लैंप रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, बोलो, ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, अगर किसी बल्ब मतलब एक बल्ब है जो ल्यूमिनस फ्लक्स जिसमें ज़्यादा है, और एक बल्ब है जिसमें ल्यूमिनस फ्लक्स कम है, तो बताओ, अगर एक बल्ब है मान लो उसके 800 ल्यूमेंस हैं और एक बल्ब है जिसके 400 ल्यूमेंस हैं, तो कौन ज़्यादा, किस केस में कौन से बल्ब यूज करोगे तो ज़्यादा लैंप की रिक्वायरमेंट होगी, 800 या 400, कौन सा बल्ब यूज करोगे तो ज़्यादा लैंप की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा बल्ब की रिक्वायरमेंट होगी, 400, यस या नो। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली ना, लाइक कि जितना कम रेटिंग ल्यूमेंस उतना ज़्यादा नंबर ऑफ लैंप रिक्वायर्ड, ओके। यूटिलाइजेशन फैक्टर, अगर आप उसे प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्या देना पड़ेगा आपको, बल्ब। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ बल्ब रिक्वायरमेंट, बोलो हाँ या ना, ठीक है यार, डन। और मेंटेनेंस फैक्टर क्या था, पहले फॉर्मूला बताओ जरा मेंटेनेंस फैक्टर का, मेंटेनेंस फैक्टर का फॉर्मूला बोलो। तो दैट इज वन अपॉन डेप्रिसिएशन फैक्टर, एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन फैक्टर, डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या था,
बोलो, व्हाट इज डेप्रिसिएशन फैक्टर, वो भी तो बता दो। हाँ, मतलब आइडियल मतलब मैक्स क्लीन, जब क्या हो, क्लीन हो, और नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, यस या नो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेंटेनेंस वर्किंग कंडीशन? तो अगर अगर मेंटेनेंस फैक्टर, अब सोचना जरा, आप आप नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में अगर लाइट ज़्यादा होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में अगर इल्यूमिनेशन ज़्यादा होगा तो मेंटेनेंस फैक्टर ज़्यादा होगा, बोलो हाँ या ना। समझ पा रहे हो? जैसे देखो, मैं बात कर रहा हूँ मेंटेनेंस फैक्टर की। मेंटेनेंस फैक्टर इज व्हाट? डेप्रिसिएशन फैक्टर। एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन फैक्टर? दैट इज मतलब कि एवरीथिंग इज क्लीन, एवरीथिंग क्लीन डिवाइड बाय, जो डिवाइड में आएगा उसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, यस नो, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। अब यहाँ पे एक देखो फॉर्मूला लिख लिया, अब बात करते हैं। आप बताओ, अगर आपको नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में ल्यूमेंस ज़्यादा मिल रहे हैं तो मेंटेनेंस फैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में ल्यूमेंस ज़्यादा हैं तो आपको नहीं लगता कि नंबर ऑफ बल्ब की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में अगर आपको ल्यूमेंस ज़्यादा मिल रहे हैं तो बल्ब की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी ना यार। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? इनवर्सली या डायरेक्टली? तो दैट इज अगेन इनवर्सली। क्या इस तरीके से हमें फॉर्मूला याद हो गया? बोलो यार, इल्यूमिनेशन एरिया, यूटिलाइजेशन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर और आपका एवरेज ल्यूमिनस फ्लक्स। उम्मीद है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।